is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है लिटरेरी टर्म्स का, और लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहले मैं आपको जो पोइट्री के कुछ फॉर्म्स होते हैं लिटरेरी, वो आपको करा चुका हूँ। इसके साथ साथ उसके बाद में मैंने नॉवल और नॉवल के जो लिटरेरी टाइप्स होते हैं वो आपको बताए। और आज हम इसी सीरीज़ में, जिसका नाम है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022, इसी सीरीज़ में मैं आज आपको ऐसे और उसके टाइप्स कराने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है और कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जिस पार्ट को आप स्किप करें, निकालें, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बड़े ध्यान से सुनते हुए चलेंगे आप। और टॉपिक है ऐसे और इसके प्रकार का। दोस्तों, ऐसे होता क्या है, किसको ऐसे कहा जाता है, किसको ऐसे कहा जाता है? अगर जो हम बात करें ऐसे की, ऐसे के टर्म की, कि टर्म ऐसे कहाँ से आया, तो ESSE ऐसे वर्ड से ये ऐसे आया, जिसका मतलब टू अटेम्प्ट होता है, यानी कि प्रयास करना होता है किसी भी चीज़ को। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो ऐसे इज़ अ प्रोज कंपोजिशन विद ए फोकस सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। ऐसे एक प्रोज कंपोजिशन होती है जिसमें फोकस किया जाता है किस पर? सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन पर। जिस बात को, जिस चीज़ को हम मेन उसमें दर्शा रहे हैं, उस पर एक चर्चा होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्कोर्स। दोस्तों, इसको एक लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्कोर्स भी कहा जाता है। लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्कोर्स, अगर डिस्कोर्स की बात करें तो कॉन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, तो एक लंबी जो चर्चा होती है वो भी इसको कहा जाता है। इन दी वर्ड्स ऑफ हक्सले। दोस्तों, आपने हक्सले का नाम सुना होगा। हक्सले जो कि एक एसेइस्ट रहे हैं, बहुत फेमस एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं। वो क्या कहते हैं? द एसे इज़ ए लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये हक्सले का दिया हुआ। और हक्सले ने क्या कहा है कि ऐसे जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि हर चीज़ के बारे में है, अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, और किसी भी चीज़ के बारे में है। अकॉर्डिंग टू हक्सले there are 3 poles of essays. This is again very important questions कि how many poles are there according to Huxley. Huxley के अकॉर्डिंग कितने पोल्स होते हैं एसे के? तो दोस्तों 3 पोल्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट पोल इज द पर्सनल एंड द ऑटोबायोग्राफिकल पोल। पहला पोल जो होता है वो पर्सनल होता है, जिसको ऑटोबायोग्राफिकल पोल भी कहा जाता है। दूसरे पोल की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल एंड कॉन्क्रीट पार्टिकुलर होता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको फैक्चुअल भी कहा जाता है। देखो, पर्सनल वाले में क्या आ गया, आपका पर्सनल आ गया, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे आ गए एक तरह से। ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल में क्या आ जाता है, ये फॉर्मल एसेज को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अगर जो हम बात करें नंबर 3 की, जो है एब्स्ट्रैक्ट, द एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट है जिसको यूनिवर्सल टाइप ऑफ एसेज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये 3 पोल्स हैं अकॉर्डिंग टू हक्सले। किसके 3 पोल्स हैं? ये ऐसे के 3 पोल्स हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझिए कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऐसे को लेकर। तो दोस्तों, द वर्ड ऐसे कम्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म। ये फ्रॉम 2 बार रिपीट हो गया, इसको एक बार कर लेना। कम्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म एसेयर और एसेई। जो ऐसे शब्द की उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के शब्द एसेयर और एसेई से मानी जाती है, जिसका मतलब है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो टर्म ऐसे है कहाँ से आता है? ये फ्रेंच वर्ड एसेई और एसेयर से आता है, जिसका मतलब ट्राई और अटेम्प्ट होता है। इन इंग्लिश ऐसे फर्स्ट मीन्ट अ ट्रायल और एन अटेम्प्ट। इंग्लिश में ऐसे का मतलब भी क्या होता है? ट्रायल या अटेम्प्ट ही होता है। एंड दिस इज स्टिल एन अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ ऐसे। और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ ऐसे, योर आंसर विल बी अ ट्रायल और एन अटेम्प्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रायल या अटेम्प्ट होगा। इतना क्लियर हुआ कि ऐसे शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऐसे शब्द की उत्पत्ति ऐसे वर्ड से हुई फ्रेंच भाषा के, जिसका मतलब प्रयास होता है। और इसका अल्टरनेटिव मीनिंग क्या होता है ऐसे का? ऐसे का अल्टरनेटिव मीनिंग भी ए ट्रायल या अटेम्प्ट माना जाता है। द फ्रेंचमैन Montaigne, a French essayist, is first to describe his work essays. दोस्तों, जो फ्रेंच एसेइस्ट हुए हैं, ये मॉन्टेन जो एसेइस्ट हुए हैं, इनको पहला एसेइस्ट माना जाता है और इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है।
Montaigne developed the essays in 1571। मॉन्टेन ने जो ये अपने ऐसे को डेवलप किया, कब डेवलप किया? 1571 में डेवलप किया। मॉन्टेन इज नोन एज फादर ऑफ एसेज। इनको किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इनको फादर ऑफ एसेज के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। जो फ्रांसिस बेकन हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको क्या एक श्रेणी दी गई है? तो उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा गया है। मॉन्टेन की बात करें तो उनको फादर ऑफ एसेज कहा गया है। अगर जो हम बेकन की बात करें तो बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा गया है। फ्रांसिस बेकन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हो सकता है आज कुछ आवाज़ें आपको आ रही हों, कुछ चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ें, कुछ खुली ये आकाश के नीचे की आवाज़ें, तो इनको आप एन्जॉय करना, एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक आप समझ के एन्जॉय करना, क्योंकि प्रकृति को भी कभी कभी आनंद लेना चाहिए। एक्चुअली बहुत दिनों से अंदर रूम में ही एक तरह से पैर की वजह से मैं बंद था, तो आज सोचा कि आज खुले में बैठकर क्यों ना क्लास ली जाए आपकी। तो बिल्कुल ओपन मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ ओपनली, तो हो सकता है कुछ आवाज़ें आ जाएं, तो उनको आप एन्जॉय करना, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सच मायने में देखा जाए तो प्रकृति का आनंद ही लेते हैं और प्रकृति हमें खुशी ही देती है। तो आप अगर जो इन चीज़ों से आपको परेशानियां होती हैं या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी आदत आप डाल लीजिए, क्योंकि हर समय हर सिचुएशन में इंसान को अपने आप को ढाल लेना चाहिए और प्रकृति का जब मिल जाए तब आनंद लेना चाहिए। तो आज बस मैंने सोचा, वैसे तो मैं रोज़ क्लासेस में ही आपकी क्लास मतलब अंदर ही रूम से ही बना रहा था क्लास, बट आज मैंने सोचा कि ओपनली बनाई जाए, क्योंकि थोड़ा सा मन था मेरा भी बाहर आने का, और क्योंकि आप जानते हैं कि पैर में फ्रैक्चर है तो काफ़ी समय से मैं अंदर ही था, तो इस वजह से मैं इवन कोचिंग भी नहीं जा पा रहा आपकी क्लास लेने, तो घर से ही मैं आपको ये जो सीरीज़ है घर से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि जिन हमारे साथियों को कुछ अगर जो आपत्ति हो रही कि कुछ आवाज़ों से डिस्टर्बेंस होता है, तो उनके लिए आज के लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। वो थोड़ा सा मेरा मन किया तो मैं बैठ गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं कि जो बेकन का स्टाइल है, बेकन का स्टाइल कैसा है? एफोरिस्टिक स्टाइल है। बेकन के जो एसेज हैं हमें जो देखने को मिलते हैं वो किस रूप में देखने को मिलते हैं? एफोरिज्म के साथ देखने को मिलते हैं, यानी कि एफोरिस्टिक स्टाइल के साथ देखने को मिलते हैं। अब ये एफोरिज्म होता क्या है? एफोरिज्म का मतलब छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक डीप मीनिंग दे देना। एक विटी स्टेटमेंट होता है, स्मॉल विटी स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, वो एफोरिज्म कहलाता है। अब जैसे कि बेकन का एक लाइन लीजिए, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसको ही आप निकालने लगे, इसका मीनिंग निकालने लगे तो बहुत डीप निकलेगा। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, स्टडी से खुशी मिलती है, ऑर्नामेंट के रूप में काम करती है और एबिलिटी के रूप में काम करती है। अब स्टडी से खुशी कब मिलती है? स्टडी से खुशी तब मिलती है जब हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो उस समय स्टडी हमें खुशी देती है, एक साथी के रूप में हमारे साथ काम करती है। इसके साथ साथ स्टडी ऑर्नामेंट के रूप में काम करती है। ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण। स्त्रियों का आभूषण गहना होता है। जो स्त्रियों का आभूषण होता है वो सुंदर, मतलब स्त्रियों का जो आभूषण है वो सुंदर दिखने के लिए आभूषण धारण करती हैं स्त्रियां। मैं गलत बोल गया था दोस्तों, स्त्रियां जो हैं वो आभूषण क्यों धारण करती हैं? सुंदर दिखने के लिए। उसी तरह से इंसान का जो आभूषण है उसके डिस्कोर्स में पता चलता है, उसके कैरेक्टर का जो आभूषण है वो उसके डिस्कोर्स में पता चलता है। डिस्कोर्स यानी कि कॉन्वर्सेशन, जो बातचीत आप करते हैं उससे पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़ लिख तो बहुत लेते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो मतलब स्टडी तो बहुत कर लेते हैं, वो एमए कर लेते हैं, डबल एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो भाषा है वो सही नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या पता चलता है कि जो ऑर्नामेंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो स्टडी, लेकिन जो एक अच्छी शिक्षा होती है, शिक्षा भी दो तरह की होती हैं, कि एक अच्छी शिक्षा और एक गलत शिक्षा। तो जो अच्छी शिक्षा होती है वो डिस्कोर्स के रूप में काम करती है, वो सिखाती है बोलने का तरीका भी। तो यहीं पर बेकन ये कहते हैं स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। और एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है राइट टाइम राइट डिसीजन।
यानी कि सही समय पर सही डिसीजन ले लें। तो आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा स्टेटमेंट इतना डेप्थ मैसेज रखता है। ऐसे ही बैकन के स्टेटमेंट हुआ करते थे और इस स्टाइल को बोलते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। चार्ल्स लैम्ब को किस रूप में जाना जाता है? चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है। आपको पता चला जो मॉन्टेग है उसको तो फादर ऑफ एसेज माना जाता है, फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज माना जाता है, इसके साथ साथ फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज माना जाता है, और चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट का खिताब दिया गया है। तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लैम्ब एसेज पब्लिश्ड इन 1823। जो फर्स्ट वॉल्यूम आई थी लैम्ब के एसेज की वो कब आई थी? 1823 में आई थी। इज़ नोन एज एसेज ऑफ इलिया। इसको एसेज ऑफ इलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप ट्रिक में ये भी याद रख सकते हैं कि चार्ल्स लैम्ब ने पिलिया पाल रखी थी। क्या पाल रखी थी? एक पिलिया पाल रखी थी चार्ल्स लैम्ब ने, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब के एसेज को एसेज ऑफ इलिया के नाम से जाना जाता है। तो एसेज ऑफ पिलिया या फिर चार्ल्स लैम्ब की पिलिया, इतना याद रख लेना, चार्ल्स लैम्ब की पिलिया। तो इससे आपको याद हो जाएगा एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्ब। जो चार्ल्स लैम्ब के जो कलेक्शन ऑफ एसे था, फर्स्ट वॉल्यूम जो आया इनका, उसको एसेज ऑफ इलिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेज की, कि एसेज कितने प्रकार के होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट एसे कम्स इनफॉर्मल एसेज। जो पहला एसे हमारा आता है वो है इनफॉर्मल एसे, दूसरा फॉर्मल एसे, तीसरा ट्रैवल्यूग, नंबर 4 मेम्योर, नंबर 5 पीरियोडिकल एसे, नंबर 6 बायोग्राफिकल एसे, नंबर 7 ऑटोबायोग्राफिकल एसे, नंबर 8 रिव्यू एसेज, नंबर 9 रिसर्च एसेज और नंबर 10 सिंथेसिस एसेज। अब ये जो एसेज के टाइप्स हैं दोस्तों, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक आउटलाइन समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से कैसे एसेज होते हैं। इनफॉर्मल एसेज कौन से होते हैं? जहाँ पर अपने किसी रिलेटिव से रिलेटेड, अपने परिवार से संबंधित कोई एक ऐसे लिखा जाता है, और वो परिवार की न्यूज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, अपने स्ट्रगल से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने अचीवमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो इनफॉर्मल एसे कहलाता है। फॉर्मल एसे क्या होता है? जो सीरियस सब्जेक्ट पर लिखा जाता है, जो फैक्चुअल पॉइंट्स पर लिखा जाता है, वो फॉर्मल एसे बनता है। ट्रैवल्यूग क्या होता है? ट्रैवल्यूग यानी कि किसी यात्रा का वर्णन, जो किसी यात्रा का वर्णन करते हैं वो ट्रैवल्यूग कहलाता है। और आपने गर्ल विद ए बास्केट पढ़ा होगा। आपने इसके अलावा आपने गर्ल विद बास्केट के अलावा एक और ऐसे मेरे माइंड से अभी उतरा है, बहुत फेमस ऐसे है, उसमें एक ट्रेन में यात्रा होती है, हाँ, फेलो ट्रैवलर बाय एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर का फेलो ट्रैवलर है दोस्तों, बहुत ही यूनिक ऐसे है, ये ट्रैवल्यूग के अंतर्गत आता है। और आपने हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का नाम तो सुना ही होगा, इनको इनके ट्रैवल्यूग के लिए ही जाना जाता है। तो जो ट्रैवल्यूग है यानी कि किसी यात्रा का जो वर्णन होता है उसको दर्शाया जाता है। मेम्योर यानी कि कोई भी मेमोरी, स्पेशल मेमोरी जो हमारी लाइफ की होती हैं, सब मेमोरीज आर क्वाइट स्वीट एंड सम आर बेटर। कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं। जैसे कि रिचर्ड स्टील का रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड ले लीजिए, जिसमें बचपन में ही वो अपने फादर की डेथ को रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में बताता है, तो वो एक मेम्योर का टाइप है। पीरियोडिकल एसेज की बात करें तो 18th सेंचुरी में रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन के द्वारा जो एसेज लिखे गए थे और जो कि टैटलर और द स्पेक्टेटर मैगजीन में पब्लिश हुए, वो पीरियोडिकल्स के नाम से जाने गए थे। इसके साथ फिर हम बात करते हैं बायोग्राफिकल एसेज, जहाँ पर किसी लेखक की जीवनी को प्रस्तुत किया जाता है, उसके जीवन का लेखा जोखा दर्शाया जाता है एसे के रूप में, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफिकल एसे। ऑटोबायोग्राफिकल एसे, जब लेखक अपनी आत्मकथा प्रस्तुत करता है एक एसे के रूप में, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल एसे बन जाता है। रिव्यू एसे, कोई बुक आई है और या फिर कोई मूवी मार्केट में आती है, किसी भी या फिर कोई पोएम है, उसके बारे में आप रिव्यू देते हैं एक एसे के रूप में, तो वो क्या बन जाता है? रिव्यू एसे बन जाता है। और आप आजकल लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा रिव्यू एसेज चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करें रिसर्च एसेज की, तो इसमें क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, रिसर्च की जाती है, उसकी बारीकियों को समझा जाता है, और उसके बाद में जो एक लेख लिखा जाता है वो बन जाता है रिसर्च एसेज। इसके बाद सिंथेसिस एसेज, आपने कुछ एसेज ऐसे पढ़े होंगे जिसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाए जाते होंगे, मेरिट और डिमेरिट्स दोनों दिखाई जाती होंगी। तो जहाँ पर हम मेरिट और डिमेरिट्स की बात करते हैं तो वो सिंथेसिस एसेज बन जाते हैं। अब एक बार मैं फिर से
आपको आउटलाइन रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और पूरा जो ये आज मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है, क्योंकि इसके टाइप्स जो हैं वो डिटेल में मैं आपको फिर बताऊंगा। 2 या 3 दिन और लग जाएंगे ऐसे को ख़त्म होने में, जैसे नॉवल में टाइम लगा, लेकिन ऐसे में इतना टाइम नहीं लगेगा। ऐसे हार्डली विल टेक 3 और 4 डेज़, 3 से 4 दिन का समय एसेज में लग जाएगा। तो 3 से 4 दिन में आपके जो एसेज हैं ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसके टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि ऐसे होता क्या है, किसको ऐसे कहते हैं। ऐसे एक प्रोज कंपोजिशन है जिसको सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन के रूप में भी जाना जाता है। इसको एक लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स भी कहा जाता है। और अगर जो हम हक्सले की बात करें तो हक्सले ये कहते हैं कि एसेज जो हैं वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग है और अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग है। एक ऐसी डिवाइस है एसे जो है। और हक्सले ये कहते हैं कि एसे को 3 पोल्स में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद जो एसे टर्म है ये फ्रेंच भाषा के शब्द एसेयर और एसे से आया, जिसका मतलब ट्राई या अटेम्प्ट होता है। और इंग्लिश में इसका मतलब ट्रायल और अटेम्प्ट के रूप में जाना जाता है, और इसका अल्टरनेटिव मीनिंग भी ये कहा जाता है। एक फ्रेंच मैन हुए हैं, यानी कि फ्रेंच के फिलोसोफर हुए हैं और राइटर भी हैं, जिनका नाम है मॉन्टेग। तो मॉन्टेग क्या कहते हैं? मॉन्टेग कहते हैं कि जो ऐसे है वो एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने जितने भी हमारी अंदर की इनर थिंकिंग्स होती हैं, हमारे जो इनर थॉट्स होते हैं, उनको हम दूसरों के सामने एक कॉन्वर्सेशन रूप में रख पाते हैं। मतलब बिना बातें करे हम बातें कर पाते हैं ऐसे के रूप में। और ये जो मॉन्टेग है, फ्रेंच जो फिलोसोफर हैं, ये ही फादर ऑफ एसेज के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ इनको फादर ऑफ एसेज कहा जाता है। और जो फ्रांसिस बैकन है उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के रूप में जाना जाता है। फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के लिए भी जाना जाता है। और फ्रांसिस बैकन का जो स्टाइल है वो एफोरिस्टिक स्टाइल है। चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और जो फर्स्ट वॉल्यूम था चार्ल्स लैम्ब का वो 1823 में आया, जिसको एसेज ऑफ इलिया के नाम से जाना जाता है। अगर जो हम ऐसे के टाइप्स की बात करें तो इनफॉर्मल एसेज, फॉर्मल एसेज, ट्रैवल्यूग, मेम्योर, पीरियोडिकल एसेज, बायोग्राफिकल एसेज, ऑटोबायोग्राफिकल एसेज, रिव्यू एसेज, रिसर्च एसेज और सिंथेसिस एसेज आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। और अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी सूचना है ये, कि अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो हमारी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस है, कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि आप मेरे से जुड़ रहे हैं और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ आप उस सेशन का हिस्सा ज़रूर बने ताकि सफलता निश्चित रूप से आपको मिल पाए। तो दोस्तों उस सेशन को परचेज़ करने के लिए आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। केवल 1000 रुपये में आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज़ कर सकते हैं जो रिकॉर्डेड सेशन है। इसके साथ साथ जो हमारे 1 लाइनर नोट्स हैं जो कि मात्र 2000 रुपये में है, जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, आप उन्हें भी परचेज़ करने के लिए मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप एक साथ लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्कीम और मिल जाएगी। आपको केवल 2500 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि नोट्स भी और क्लासेस भी। तो सोने पे सुहागा आपके लिए हो जाएगा ये। तो दोस्तों इस ऑफ़र को मत मिस कीजिए, ज़रूर परचेज़ कीजिए। जो ये आपके लिए स्कीम में लेकर आया हूँ, इस पैकेज को ज़रूर परचेज़ कीजिए और अपना जो भविष्य है उसको एक सही दिशा में लेकर जाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ताकि आपको जो लिंक्स हैं, जो PDFs हैं, वो आपको सारी प्रॉपर्ली मिल पाएँ।